एक आग्रह है मेरे तमाम शीर्ष के नेताओं से, जो हमारे शीर्ष के नेता हैं, उनसे, आप सब जयराम दा के पीछे-पीछे चलना बंद कर दीजिए। और सही बात आप है, सब जो अपने एक नौकरी के लिए जाते हैं उन्हें मैट्रिक पास होना चाहिए, 8वां पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए या और भी डिग्रियाँ होनी चाहिए। लेकिन एक ये चुनाव ही है जो हमारे पूरे राज्य को चलाते हैं, पूरे देश को चलाते हैं, वो अंगूठा छाप होते हैं। क्यों? हर ये भारत, ब मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज़। अभी मैं हूँ इटखोरी में और इटखोरी में मिलाने जा रहा हूँ जेबीकेएसएस के केंद्रीय महामंत्री सूरज दास से। उनसे आज रूबरू कराएँगे और जानने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव आने वाला है, बस 2 से 3 महीने के अंदर चुनाव की सरगर्मी तेज हो जाएगी। चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। किस तरह से इस बार जेबीकेएसएस लेकर आती है, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से वो फेल्यूर हुए हैं, जिस तरह से वो फेल हुए हैं, कहीं न कहीं एक भी जगह पे एक भी सीट को वो हासिल नहीं कर पाए हैं। क्या रहा वजह और क्यों जयराम महतो भी अपना सीट नहीं निकाल पाए? जहाँ भीड़ उमड़ता था उनके पीछे लाखों लाख भीड़ आती थी। लोगों का कहना था कि जयराम महतो को कोई नहीं हरा सकता। फिर से जयराम महतो वहाँ हारे। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी वो फिर से एक वीडियो डाले थे जिसमें उन्होंने बताया कि मैं हारा नहीं हूँ, ये हार मुझे एक सीख दिया। अब सीधे मिलाते हैं सूरज दा से और सूरज दा से जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सूरज दा, कैसे हैं आप? बढ़िया है रविदा, जोहार आपको और पुनः आपके चैनल में एक बार फिर से दर्शकों को जोहार। और बहुत लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं लोकसभा के पश्चात। आज पहला बार है जो हम आप सबके बीच रूबरू हो रहे हैं इनके सामने। आज भद्रकाली मंदिर आने का सौभाग्य प्रताप प्राप्त हुआ, जिसके चलते हम आज रविदा से मिल पाए हैं। और कुछ बातें हैं जो आप सबको बताना ज़रूरी है विधानसभा को लेके, तो वही सब बातों का जवाब देने आज इनके पास हम आए हैं। और देखिए आगे क्या इनका प्रश्न होता है जिसका जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहला कड़ा सवाल एक रहेगा सूरज दा, जयराम महतो तो अपने जगह से विधानसभा से लड़ेंगे, ये क्लियर है। उनके पीछे बड़े-बड़े चेहरे जैसे हो गए संजय दा हो गए, लोग हैं जो उनके पीछे-पीछे अभी घूम रहे हैं। उनको तैयारी करनी चाहिए थी अपने विधानसभा के, अपने लोगों तक डोर टू डोर जाना चाहिए था। लेकिन जहाँ जयराम दा के सभा हो रही है, वहाँ उन्हें देखा जा रहा है। तो किस तरह से विधानसभा चुनाव आप लोग जीत के फतह कीजिएगा? क्योंकि लोकसभा में पूरी तरह से आप हार कर आए हैं। कहीं न कहीं वोट जयराम महतो को 3.5 लाख मिला, लेकिन फिर भी हार होती है, चाहे वो 1 रन से क्यों ना बल्लेबाज हारे बैटिंग में या 1 बॉल से क्यों ना हारे। तो बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले ये बात बताइए कि बड़े-बड़े जो कद्दावर नेता जैसे संजय मेहता जैसे लोग जयराम महतो के साथ पीछे क्यों घूम रहे हैं? उन्हें अपना तैयारी करना चाहिए। बिल्कुल रविदा, ये सच्चाई है और आपने बहुत ही अच्छी प्रश्न किया है हमसे कि जयराम दा के पीछे-पीछे जो हमारे शीर्ष के नेता हैं वो जहाँ जाते हैं वहाँ वो उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये जेबीकेएसएस के दृष्टिकोण से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जयराम दा पूरे झारखंड का ज़िम्मा लेके चल रहे हैं, उनके कंधों पे पूरे झारखंड की भार है। तो कहीं न कहीं उनके कंधे की भार को हम तभी हल्का कर पाएँगे जब क्षेत्र बाय क्षेत्र हमारे जो शीर्ष के नेता हैं, बँटवारा करके उस क्षेत्र का विकास करने पे, उस क्षेत्र पे संगठन को मजबूत करने पे काम करेंगे। अब ऐसा होगा कि हर 2 दिन 3 दिन पे आपको सभा देखने को मिलेगा। आजकल रांची में मिला, परसों रामगढ़ में मिलेगा, फिर अन्य जगहों पे सभा देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारे तमाम सिर के नेता हैं जिनका आपने अभी नाम लिया, हमारे संजय दा हैं या रिजवान दा हैं या अभी मनोज दा हैं, जो भी हैं, जो चुनाव लड़ चुके हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं अभी कि जैसे ही जयराम दा का कोई प्रोग्राम सेट होता है, सभी लोग वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसा करने से हो क्या रहा है कि वहाँ के लोग तो ठीक है, वहाँ पे सभा को संबोधन कर रहे हैं। तो ऐसा करने से हो क्या रहा है कि हमारे जो जिस क्षेत्र में जयराम दा का प्रोग्राम हो रहा है, उस क्षेत्र के जो लोकल जो हमारे जो लोकल जो चेहरा है, लोकल जो नेता है या लोकल वक्ता कहिए, उनको क्या होता है कि जब जयराम दा का संबोधन के पहले हमारे संजय दा का संबोधन होता है, देवेंद्र दा का संबोधन होता है या फिर अन्य रिजवान दा का संबोधन होता है, तो क्या होता है कि वहाँ के जो लोकल वक्ता जब अपनी बातों को रखते हैं, तो लोग से रुचि घट जाता है। कहने का मतलब है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक कटोरा में अगर रसमलाई रखा हुआ है और दूसरा कटोरा में लड्डू रखा हुआ है, तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं रसमलाई खाने के लिए ही। तो जहाँ पे जयराम दा, संजय दा, मनोज दा और देवेंद्र दा का बात सभा होगा, जहाँ पे उनका संबोधन होगा, वहाँ पे एक जो नए चेहरे हैं जिनको नया चेहरा नया वक्ता बनना है, जेबीकेएसएस को हर क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति का जरूरत है जहाँ पे लोग उनकी बातों को सुने समझें। क्या है कि हर समय जयराम दा उपस्थित नहीं हो सकते, हर समय संजय दा उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं इस बात को हमारे शीर्ष के नेता को समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी सभा हो रहा है, ये लोकसभा से पहले भी हम सब देख रहे थे और लोकसभा के बाद भी हम सब देख रहे हैं कि जब भी जहाँ भी सभा होती है तो क्या क्या होता है कि वहाँ पे जब भी सभा होती है तो सारे लोग वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। वहाँ के जो लोकल वक्ता हैं, जो लोकल नेता हैं, वो उनकी बात को पब्लिक सेकंड हम रोकने की कोशिश करेंगे सूरज दा। आपने बहुत बढ़िया बात कहा कि अगर जयराम दा जाते हैं तो वहाँ सिर्फ जयराम दा को ही जाना चाहिए और लोकल कैंडिडेट जो वहाँ पे खड़े होंगे या जो भी कैंडिडेट होंगे उन्हें
देना चाहिए, भाषण देना चाहिए, उनकी बातों को सुनेगा वहाँ की जनता, तो उनकी तरफ आकर्षित होगा। और कहीं न कहीं अगर सभी लोग वहाँ बड़े कद्दावर नेता वहाँ पहुँचते हैं, तो धीरे-धीरे रुचि खत्म होगी और लोग समय से पहले ही अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। ये तो एक बड़ी मुद्दा रही। विधानसभा चुनाव आने वाला है, हम चतरा की बात करेंगे। चतरा में किस तरह से देखते हैं आप? क्या होने वाला है यहाँ पे? क्या दीपक कुमार गुप्ता की तरह कहीं से उठाकर यहाँ कैंडिडेट डाल दीजिएगा या फिर से यहाँ पे जो आपका कार्यकर्ता था वो आएगा यहाँ पे? नहीं, दीपक कुमार गुप्ता का जो आपने बात कहा कि उठा के डाल देने का, तो वो कहीं न कहीं चतरा संगठन और शीर्ष के नेता के ठीक है, मर्ज़ी से नहीं हो पाया, कुछ त्रुटियाँ रही, जिसका हर्जाना हम लोग ने भुगता, नहीं भुगता ऐसा बात नहीं है। तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने ये वादा किया है और हमारे चतरा संगठन के साथी ने भी ये हम लोगों ने आश्वस्त अपने आप को कर लिया है कि इस बार वो गलती नहीं दोहराई जाएगी। इस बार आपको प्रत्याशी वही देखने को मिलेंगे जो हमारे संगठन से होंगे और हमारे जो जयराम दा का जो 10 जो मापदंड आया है, उस मापदंड में साफ-साफ लिखा हुआ है कि संगठन में आपका कितना कार्य है, संगठन के प्रति आपने क्या किया है। तो ये तमाम मापदंडों पे जो खरे उतरेंगे उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाएगा। बाहरी व्यक्ति आएँगे तो उनको भी वो गाइडलाइंस को पूरा करना होगा। चतरा में जैसे मैंने कहा कि अभी जेबीकेएसएस धनबाद ले लें, बोकारो ले लें, गिरिडीह ले लें या बाघमारा ले लें, यहाँ तो मजबूत स्थिति में कुछ दिखते हैं क्योंकि वहाँ खुद जयराम मातो वहाँ पे रहते हैं और जयराम मातो 3.5 लाख वोट लाकर कहीं न कहीं पूरे भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। तो इस चतरा में जहाँ लोग अभी जेबीकेएसएस को ठीक तरह से पहचान नहीं पाए हैं, बहुत कोई अभी जेबीकेएसएस से रूबरू नहीं हो पाए हैं। तो कैसे देखते हैं विधानसभा क किस तरह से चुनौती लेकर आपको पहुँच रहा है? क्योंकि आप यहाँ केंद्रीय महामंत्री हैं जेबीकेएसएस के और आप चतरा से ही हैं। सिमरिया आपका विधानसभा हुआ, तो किस तरह से ये दोनों विधानसभा आप यहाँ के लोगों में मिल पाएँगे, घुल पाएँगे और किस तरह से उन्हें बता पाएँगे कि जेबीकेएसएस आपके लिए काम करेगा, उनके नेता को चुनें आप? देखिए, जेबीकेएसएस या फिर हमारी जो पार्टी है जेएलकेएम, वो कहीं न कहीं झारखंडियों की पार्टी है। ये बहुत सारी ऐसे मुद्दे पे बात करती है जो आज तक स सब जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो बात तो किए हैं, लेकिन क्या है कि उस बात को अमल आज तक नहीं कर पाए हैं। तो झारखंडी की बात करती है, झारखंडियत की बात करती है, ऐसे-ऐसे नीति की बात करती है जिसको ये पूरा करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। तो ये सब कारण और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके चलते पब्लिक जो है, आम जन जो लोग हैं वो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें हमारी पार्टी में ना ही किसी के पास धन है, ना ही बल है। तो जो लोग जुड़ते हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, वो ऐसे लोग जुड़ते हैं जो आपके और मेरे जैसे जो ग्रसित लोग हैं, जो पढ़ लिख के भी आज बेरोज़गार हैं, जो जिनका ज़मीन जा रहा है, जैसे टंडवा के लोग विस्थापित हो रहे हैं। तो ऐसे-ऐसे लोग का इन ये पार्टी में ज़्यादा संख्या है। तो जो ग्रसित लोग आ रहे हैं और झारखंड की जो बदलने की बात करते हैं, वो लोग आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसमें जोड़ने की आवश्यकता हम लोग को बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की नहीं है। ज़रूरत है उन तक पहुँचने की और जब हम उन तक पहुँचेंगे तो वो स्वतः हमारे साथ आते हैं और हमसे ज़्यादा बढ़-चढ़ के वो काम करते हैं। मानते हैं कि कुछ त्रुटियाँ हमारे संगठन में हुई है। कुछ पुराने साथी हैं जो संगठन को थोड़ा-सा विचलित करने का प्रयास किए हैं। तो जयराम दा ने हमारे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनके ऊपर शोकॉज़ निकाला जाएगा और वैसे व्यक्ति को संगठन से भी निकाला जाएगा। तो ये मैं आपके चैनल से आपके दर्शकों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो त्रुटियाँ लोकसभा में दिखी, जो गलतियाँ लोकसभा में हुई, इस बार विधानसभा में करने के मूड में हम लोग बिल्कुल नहीं है और जो संगठन को बिखारने का बात करेगा, जो संगठन को तोड़ने का प्रयास करेगा, वैसे व्यक्तियों को डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा जेबीकेएसएस में क्योंकि बोरा का सड़ा हुआ एक प्याज पूरे बोरा को सड़ा देता है और वैसा ही कुछ घटनाएँ घट रही है हमारे संगठन के बीच में। कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो नहीं चाहते हैं कि संगठन विस्तार करे, संगठन बड़ा रूप ले और संगठन झारखंड का निर्माण में एक बहुत बड़ा कदम उठाए। जो लोग वैसे लोग जो चयनित किए जा रहे हैं, चिन्हित किए जा रहे हैं, उनको एक-एक करके संगठन से निकाला जाएगा और वैसे तमाम साथियों का यहाँ स्वागत है, वेलकम है। 1 मिनट सूरज दा, जैसे आपने कहा आप ही के सवाल पे मैं आ रहा हूँ कि जिस तरह जेबीकेएसएस के इस लोकसभा चुनाव में देखा गया कि धनबाद के एक आपके साथी आपसे अलग होकर एक निर्दलीय में आते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आते हैं और उन्हें फिर से ढुल्लू महतो की ओर मिलते हुए देखा जाता है। कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या लगता है आपके कुछ वैसे साथी और भी गठन में हैं कि फिर इस विधानसभा में आपको धोखा दे सकते हैं अगर उन्हें सीट नहीं मिला तो? बिल्कुल, बिल्कुल ये सच्चाई है। ये इस बात को हम स्वीकारते हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी इस बात को स्वीकारा है। तो वैसे व्यक्तियों को मैं पहले ही आपको बोला ना कि वैसे व्यक्तियों के ऊपर निगरानी रखी जा रही है और वैसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से छँटनी किया जाएगा और आपको विधानसभा में एक मजबूत संगठन देखने को मिलेगा, जो सिर्फ़ जेबीकेएसएस का बात करेगा, जो सिर्फ़ जेएलकेएम का बात करेगा। वैसे व्यक्तियों को नहीं कि आपको अगर हम टिकट नहीं दिए तो आप अपने निर्दलीय लड़ गए या अन्य पार्टी से टिकट चुनाव लड़ गए, वैसे व्यक्तियों को हमने चिन्हित करना शुरू कर दिया है और आपको पता है कि हम थोड़ा हार्ड बोलते हैं, जिससे मेरी बातों का तकलीफ भी लगता है बहुत सारे लोगों को। तो वैसे व्यक्तियों को थोड़ा-सा तकलीफ लगेगा क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूँ कि बोरा में अगर एक प्याज सड़ गया है,
तो हम लोग उसको निकालने का काम करेंगे और निश्चित रूप से उस बोरे से सड़ा हुआ प्याज को निकाल के फेंकने का काम करेंगे। तभी मेरा संगठन मजबूत होगा और ये आपको विधानसभा में, तत्कालीन विधानसभा में आपको ये चीज़ पूरे झारखंड में देखने को मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात कही सूरज दा। आपने कहा था 6 तारीख तक हमारी सैंबल आने वाली है। क्या सैंबल मिला झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए आप लोगों को सैंबल मिला है कि नहीं मिला अभी तक? वो प्रक्रिया है रविदा, उसपे जैसे चुनाव आयोग जो आश्वासन देती है, चुनाव आयोग जो हमारे जो टीम काम कर रही है इस विषय पे, चुनाव आयोग से सैंपल लेने का बात हो या रजिस्ट्रेशन का बात हो, जिसपे जो टीम काम कर रही है वो लगातार प्रयास में है और आपको उम्मीद है कि हम लोग इस महीने के अंत तक सैंपल के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी खबर है, आपको बता दें कि इस बार जेबीकेएसएस जब विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो उन्हें हर जगह पे, हर विधानसभा क्षेत्र में उन्हें अलग-अलग सिंबल नहीं मिलेगा। ये कोशिश की जा रही है, उन्हें एक सिंबल मिले और पूरे विधानसभा चुनाव में जहाँ वो लड़ेगा जेबीकेएसएस, तो एक सिंबल के साथ लड़ेगा और इसके आपको बता दें कि एक सिंबल जब होता है पार्टी की नहीं, एक पार्टी के पास, तो वो सिंबल बहुत बड़ा कार्य करता है। सभी क्षेत्रों में पता चलता है कि ये सिंबल किस पार्टी की है और उसपे वोट भी मिलता है। तो कहीं न कहीं ये लोकसभा चुनाव में एक फैक्टर भी रहा कि जेबीकेएसएस को जो वोट बँट के मिली थी, कहीं न कहीं सिंबल की वजह से भी हुआ था। ये जैसे कि आपको बता दें कि हजारीबाग में हेलमेट छाप मिला था, यहाँ आपको चतरा में सिलेंडर छाप था। सॉरी कैंची छाप था, जयराम मातो को सिलेंडर छाप था। तो इस तरह अलग-अलग सिंबल से कहीं न कहीं बँट जाना पड़ा था जेबीकेएसएस को, वो बँटने की बात नहीं है। इस बार विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से इन लोगों ने कोशिश की है कि एक सिंबल मिले और एक सिंबल से ये पूरे विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे। एक अंतिम सवाल है सूरज दा कि जैसे कि इस बार आप लोगों का एक मैनिफेस्टो निकाले हैं जयराम दा, उनके कागज पे हम लोग देखा कि एक 10 कॉलम बनाया गया था और 10 मुद्दे लिखे गए थे कि विधानसभा चुनाव में जो खड़ा होगा, उन्हें ये योग्यता होना चाहिए, उन्हें ये योग्यता होना चाहिए। तो ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा-सा दर्शकों को क्लियर वो कुछ अलग नहीं है, माने कि आप अलग इसलिए लग रहा है सभी लोगों को क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी प्रवेश में कैंडिडेट या फिर प्रभारी चयन प्रक्रिया में कुछ वैसा मापदंड सेट किया गया है जो कि झारखंड में पहली बार, ऐसा झारखंड नहीं कहिए पूरे भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई पार्टी ने ऐसा कोई मापदंड सेट कर दिया है कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल आपको करना होगा तभी आपको जाके कोई पद आपको मिलेगा या फिर आपको चुनाव के लिए टिकट मिलेगा। तो ये पहली बार है। तो आप ऐसे इस बात को देख सकते हैं या समझ सकते हैं आम भाषा में, जब हम झारखंड की 4th ग्रेड की नौकरी का भी बात करते हैं, तो उसमें भी सरकार एक क्राइटेरिया सेट करता है कि आपको मैट्रिक पास होना होगा, इतना उम्र का होना होना होगा, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी होगी और आपके पास जो अन्य जिस तरह से आप जैसे-जैसे ही ऊपर लेवल की नौकरी की ओर बढ़ते हैं, वैसे-वैसे ही क्राइटेरिया बढ़ता है। तो ज़रा सोचिए कि एक 4th ग्रेड का नौकरी में भी मैट्रिक पास अनिवार्य होता है और एक विधानसभा क्षेत्र के लिए जो पूर्ण रूप से 7-8 प्रखंडों का जो देखभाल करने का जिम्मा जिसके कंधों पे होता है, वैसे व्यक्ति को उठा के पटक देना जो बिल्कुल ही माने अनपढ़ हो या फिर ऐसे व्यक्ति को जिसको कुछ जानकारी राजनीतिक से नहीं हो या फिर ऐसे व्यक्ति को कि जिसको अपना जेब भरना हो। इसीलिए ये तमाम पार्टियों को ये चीज़ करना चाहिए, एक मापदंड सेट करना चाहिए, कि इतने पढ़े-लिखे होना चाहिए, इतना संगठन से होना चाहिए, ये इनके पास एबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप उनको टिकट दें। ये भी कैसे से नहीं, मैं अन्य पार्टियों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा क्राइटेरिया आप भी सेट कीजिए, तभी जाके एक बेहतर नेता का विकल्प बनेगा और झारखंड एक सुंदर राज्य बनेगा, जो कि हम लोग का सपना है झारखंड को एक सुंदर राज्य के रूप में परिवर्तन करने का। इसी के लिए एक ऐसा क्राइटेरिया चुनना ज़रूरी है। आपके घर का जो नेता होगा, आपके घर का जो मालिक होगा, उसको ऐसा होना चाहिए जिसके पास ज्ञान, बुद्धि, विवेक हो। ऐसा नहीं कि पैसा के बदौलत वो चुनाव जीत जाए और उसको जो हमारे बोलते हैं कि अब मान के चलिए कि हम विधायक और मेरे जो सलाहकार हैं वो ग्रेजुएशन और हम ठेपाधारी, तो वो तो हमको कुछ भी बोलेंगे तो हम सुनना पड़ेगा। लेकिन हम भी अगर ग्रेजुएशन कर ले हुए रहेंगे, हम भी पीएचडी किए हुए रहेंगे, तो उनकी जवाबों को हम बेहतर तरीके से समझ-बूझ के उनका बात को हम समझेंगे और उनको जवाब देंगे। तो कहीं न कहीं ये मापदंड सभी पार्टियों को रखना चाहिए और ये सीधा संदेश है टाइगर का कि पूरे भारत में एक मापदंड विधायक और सांसद के लिए, अन्य चुनाव में भी होना चाहिए। जो भी चुनाव होता है, आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो आपके पास एबिलिटी होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। आपके पास एबिलिटी नहीं है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। चलिए, बहुत बड़ी बात कही है और इस पार्टी ने एक नई सोच के साथ ये विधानसभा चुनाव के सोच के रखा है और लड़ने की कोशिश की है। और सही बात है, जो एक नौकरी के लिए जाते हैं उन्हें मैट्रिक पास होना चाहिए, 8वां पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए या और भी डिग्रियाँ होनी चाहिए। लेकिन एक ये चुनाव ही है जो हमारे पूरे राज्य को चलाते हैं, पूरे देश को चलाते हैं, वो अंगूठा छाप होते हैं। क्यों? ये बड़ा सवाल है और ये जेबीकेएसएस ने पहली बार किया है और जेबीकेएसएस ये सवाल कर रही है पूरे देश से कि ये क्राइटेरिया सभी दलों को रखना चाहिए और ये बहुत बड़ी मुद्दा है। और एक बात और कहना चाह रहे हैं सूरज दा, उससे उसके बाद मैं कुछ और आप सबों को रूबरू कराऊँगा। क्या कहना चाह रहे हैं? एक आग्रह है मेरे तमाम शीर्ष के नेताओं से, जो हमारे शीर्ष के नेता हैं, उनसे, आप सब जयराम दा के पीछे-पीछे चलना बंद कर दीजिए। आप सब अपने क्षेत्र के प्रति सोचिए और अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूत कीजिए। जयराम दा के ऊपर पूरे झारखंड की ज़िम्मेवारी है। उनके कंधों पर पूरे झारखंड का बोझ है।
उनके कंधों के बोझ को हल्का करने के लिए आपको तमाम क्षेत्रों में अलग-अलग भाग में बँट के काम करने की ज़रूरत है। और ये तभी संभव हो पाएगा, झारखंड तभी मजबूत हो पाएगा। अन्यथा जहाँ जयराम दा का प्रोग्राम होगा, हमारे शीर्ष के नेता अगर उठ के वहाँ सभी लोग पहुँचते हैं, तो कहीं न कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जयराम दा और उनके इर्द-गिर्द जो 4 लोग हैं, संगठन उतने ही के बीच में बँट के रह जाएगा। वहाँ के लोकल वक्ता को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, लोकल नेता को बोलने का मौका नहीं मिलेगा और जनता पहले भी मैंने कहा कि जनता जब हमारे टाइगर को सुनना चाहेगी, तो टाइगर के बाद किसी को सुनना ही नहीं चाहती है। हमारे संजय दा को सुनना चाहेंगे तो उसके बाद किसी को रुचि ही नहीं लगता है किसी के बात को सुनने में। तो आप सब अलग-अलग बँट के सभा जयराम दा भी करे, सभा संजय दा भी करे, सभा मनोज दा भी करे, सभा देवेंद्र दा भी करे। सभी लोग अलग-अलग जगहों पे सभा करें, वैसे संगठन मेरा मजबूत होगा। और एक ही जगह पे जयराम दा जहाँ उपस्थित है, वहाँ पूरे झारखंड के नेता लोग पहुँच जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको परिवर्तन करने की ज़रूरत है और अगर हमारे अध्यक्ष महोदय ने इसको संज्ञान लिया, तो उनसे भी आग्रह रहेगा कि वो भी एक क्राइटेरिया बनाएँ कि हम जहाँ सभा कर रहे हैं, मेरे अलावा वहाँ के लोकल लोग हों, ना कि पूरे झारखंड के जितने भी लोग हैं, सब लोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये आग्रह है हमारे शीर्ष के नेताओं से। बहुत बहुत बड़ी बात कही सूरज दा। मैंने पहले प्रश्न ही किया था ये और इन्होंने जवाब भी इसे न्यूज में दे दिया और इनका साफ तौर से कहना है कि जो शीर्ष के नेता जो जयराम महतो बन चुके हैं वो जयराम महतो के साथ न घूमे। इनकी ये सोच बहुत बड़ी है। अगर जितने भी शीर्ष के नेता है वो सभी जगह अलग अलग सभा करेंगे तो अलग अलग जिलों में जगह बनाएंगे और अलग अलग जगह पे वो जीत हासिल करेंगे, इनकी ये कहना है। और विधानसभा चुनाव में अगर जयराम महतो जहाँ सभा करते हैं वहीं आप सब समय देंगे तो कहीं ना कहीं फिर से वो दिन देखना पड़ेगा जो लोकसभा चुनाव में जेबी कैसोस को देखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इनका साफ तौर से कहना है कि जयराम महतो सब बन चुके हैं जो शीर्ष के नेता हैं, जयराम महतो की तरह सब बोलने जानते हैं। हम हजारीबाग के बारे में ही बताते हैं, यहाँ के जो नेता जो मनीष जायसवाल से टक्कर लेने के लिए उपस्थित है, उन्होंने भी 1.5 लाख वोट लाया था। तो कहीं ना कहीं ये सब अपने आप में एक पहचान रखते हैं। उनको अब जरूरत नहीं है कि वो दूसरे जगह जाके सभा करे, लोगों के दिलों में जगह बनाए और विधानसभा चुनाव को मजबूत करे, विधानसभा के हर क्षेत्र को मजबूत करे। तो कैसा लगा खबर ये जरूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज।